Hello guys, my name is Sachin Kumar. I am the teacher for biology from the BBC group. And students, in last class we already discussed about microsporogenesis, यानी कि the formation of microspores or we can say male gamete. We already discussed in last class. So आपको पता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम कवर कर चुके हैं इन लास्ट क्लास में। अब इसके बाद में जो हमको करना है वो आएगा बेटा माइक्रोस्पोर्स की हम फॉर्मेशन हो गया था पीछे। अब हमको लगे हाथ ही इसमें क्या याद कर लेना है कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर्स, यानी कि माइक्रोस्पोर्स का जो नेचर होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार से होता है। तो आपको क्या याद करना है, तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर्स या माइक्रोस्पोर लिख सकते हैं आप, या इसको हम क्या कहते हैं, या पोलन ग्रेन भी तो कहते हैं इसको। क्लियर। तो हमको क्या पढ़ना है, हम लगे हाथ पढ़ लेते हैं कि हमने पीछे पढ़ा कि एक प्रोसेस होता है जिससे माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स बनते हैं, उसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। बट इसी के साथ ही हम याद कर लेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स। ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, नोट करना है कि ये किससे डेवलप होते हैं, किससे डेवलप होते हैं, ये पीछे याद करो, डेवलप फ्रॉम PMC। ये क्या था, याद आ रहा है कुछ, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा, याद आ रहा है कुछ प्रीमोर्डियल करके। अरे भाई जो चीज़ जो हमने आर्किस्पोइडल सेल्स के बाद बनी थी, इसको हमने सिंपल क्या है, PMC का मीन्स है पोलन मदर सेल, जिससे पोलन्स बनते हैं वो वाली सेल, पोलन्स की मदर सेल को हमने PMC लिख दिया शॉर्ट में। ठीक है, ये आपने याद होगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये डेवलप किससे होते हैं, पोलन मदर सेल से या PMC से डेवलप होते हैं। और ये क्या कहलाता है, इसे हम भैया रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट्स क्या होता है, ये मेल गैमेटोफाइट होता है, मेल गैमेटोफाइट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल नर, यानी कि मेल जो होता है गैमेट्स को, नर जो उसके गैमेट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेट्स को। ठीक है। ये जनरली जो स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल होता है, गोल होता है। तो जनरली ये कैसे होते हैं, पोलन्स जनरली स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर, क्लियर, स्फेरिकल होते हैं ये। अच्छा, आगे इनकी दो लेयर्स होती हैं। अब मेन बात आती है स्ट्रक्चर्स की, दो लेयर होती हैं, एक आउटर और एक इनर। आउटर वाली क्या कहलाती है आपकी, आउटर लेयर को हम कहते हैं एक्साइन। देखो आप कोई भी चीज़ हो, आपको वहाँ से आउट करना हो तो आप एग्जिट लेते हैं, नहीं लेते हैं, तो एग्जिट से ही बना है एक्साइन। तो एक्साइन क्या है, इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, किसकी, पोलन ग्रेन्स की या माइक्रोस्पोर की। ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स की जो आउटर लेयर है उसे कहते हैं एक्साइन, और जो अंदर वाली लेयर है, इनर लेयर है, उसको कहते हैं इंटाइन। तो इनर से बन गया इंटाइन और आउटर से बन गया एक्साइन। याद रखेंगे बेटा आप ये दोनों चीज़ें। अब जो आपकी एक्साइन होती है, ये होती है आपकी बनी हुई किसकी, स्पोरोपोलेनिन। मैंने कल आपको पढ़ाया था लास्ट वाली क्लास में कि जो आपकी टैपिटम लेयर बन रही थी आपकी, सबसे लास्ट में जो एक सिंगल सेल्स की स्ट्रक्चर लेयर बन रही थी, कि वो रिलीज करती है स्पोरोपोलेनिन, और ये आपका दुनिया में मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, यानी कि बहुत हार्ड होता है, टफ़ होता है। अब टफ़ तो कहने को लोहा होगा, आयरन होगा, बट अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक मटेरियल की, तो उस केस में जो आपका स्पोरोपोलेनिन है, ये वर्ल्ड का मोस्ट टफेस्ट और रेजिस्टेंट मटेरियल है, जिससे कि आपका पोलन ग्रेन्स बना होता है एक्साइन में जो होता है। ठीक है। और वहीं मैं बात करूं इंटाइन की, जो इनर लेयर होती है इंटाइन, ये आपकी बनी होती है भैया सेलुलोज की, सेलुलोज और प्लस पैक्टिन, दोनों की बनी होती है, पैक्टिन, सेलुलोज पैक्टिन की मिलके बनी होती है। अच्छा, कहीं कहीं पे जो एक्साइन होती है ये एब्सेंट होती है, मान लो यहाँ पे ये एब्सेंट है इतने बीच में, तो यहाँ पे थोड़ा गड्ढा सा रहेगा, या यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होगा, तो यहाँ से सॉफ्ट रहेगा, इसे बोलते हैं जर्म पोर,
जर्म पोर। जर्म पोर कहाँ काम आता है कि जब भी पॉलिनेशन प्रोसेस होता है तो आपका जो पोलन ग्रेन्स हैं आपके फीमेल पार्ट पर जाता है, स्टिग्मा पर, और वहाँ से ये जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं आपके नीचे ओवरी की तरफ। ठीक है, तो जहाँ पर ये पोलन ग्रेन्स की जो एग्जाइन है, इसमें जहाँ पर एग्जाइन एब्सेंट होती है या स्पोरोपोलेन नाम का केमिकल एब्सेंट होता है, तो उस कंडीशन को, उस स्थान को हम कहते हैं जर्म पोर। ठीक है, अब दूसरी बात, अब ये जो आपका जो बना है, क्या बना है, पोलन ग्रेन्स जो है, मान लो ये है, ये आपका एग्जाइन है, ये आपका इंटाइन है, थोड़ा मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया, यहाँ देखो बेटा, ये एग्जाइन है और ये इंटाइन है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो दोबारा से एग्जाइन, और ये अंदर वाली क्या है, इंटाइन। एग्जाइन पता है किसकी बनी है, इंटाइन पता है आपको किसकी बनी है। तो इसके अंदर जो सेल्स बनेंगी, इसके जो न्यूक्लियस होगा ना, इस सेंट्रल में न्यूक्लियस बहुत अच्छा होगा, काफ़ी होगा, और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा होगा, डेंस होगा। तो इसमें क्या होगा, डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म। अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ डिफ्रेंशिएशन होगा। डिफ्रेंशिएशन होने से क्या होगा, यह 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है अंदर ही अंदर। तो एक तो बनेगी बिगर सेल और एक बनेगी छोटी सेल। तो ये मान लो ये डिवाइड हो गया, एक सेल ये बन गई, एक सेल छोटी सी ये बन गई। तो ये छोटी वाली सेल जो है, ये क्या है आपकी, छोटी वाली सेल होती है भैया आपकी जनरेटिव सेल। तो इस स्मॉलर सेल कॉल्ड जनरेटिव सेल्स, जबकि जो बड़ी बची है ये सेल, इसको हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, क्योंकि जो आपकी स्मॉलर सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस भी रहेगा और डेंस साइटोप्लाज्म भी रहेगा। ठीक है, जबकि आपकी जो वेजिटेटिव सेल है इसमें डेंस साइटोप्लाज्म नहीं होता है, थोड़ा कम होता है, और ये आपकी न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता है। तो इसमें ये इनका वर्क क्या होता है, देखो जनरेटिव सेल का सिंपल काम क्या, नाम से समझ जाइए कि ये जनरेशन में हेल्प करेगी, यानी कि जो आपका जर्मिनेशन होगा पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा के ऊपर, तो वहाँ पर ये वाला न्यूक्लियस ही अपने आप को डेवलप करता है। जबकि ये जो बची सेल है, इस अंदर जो बटी हुई वेजिटेटिव सेल है, इसका क्या वर्क रहेगा, इसका मेन वर्क रहेगा मेरे बच्चे कि यह इस न्यूक्लियस को या इस वाली सेल को लगातार नरिशमेंट करेगी या उसको पोषण देगी। तो इसमें क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल, माने कि अब ये पोलन ग्रेन्स जो बन गए हैं तो फूल पे पड़े हैं, उनका काफ़ी दिन तक पॉलिनेशन नहीं हो पाया, तो इसको जो पूरा पोषण मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगा, तो इसकी सारी फूड की सारी रिक्वायरमेंट, सारी रिक्वायरमेंट इस सेल की, जनरल सेल की रिक्वायरमेंट कौन पूरा करेगा, वेजिटेटिव सेल पूरा करेगी। समझ गए, तो इसको जिंदा रखने के लिए वेजिटेटिव सेल्स बड़ी होती है और इसमें बहुत ज़्यादा फूड मटेरियल होता है, जो कि आपके जनरेटिव सेल को लाइफ लिविंग के लिए, उसकी जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, समझ पाए। और ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं टू सेल्ड स्ट्रक्चर। हमने ऐसा क्यों बोला मेरे बच्चे, क्योंकि ये है तो पूरी सेल, बट ये बट गई है बीच में से और ये एक बन गई है छोटी, इसको हमने कहा, छोटी सेल को कहा हमने जनरेटिव सेल, और जो बड़ी बची है इसको हमने कहा वेजिटेटिव सेल। तो ये बात समझ पा रहे हैं आप, इसको हम कहते हैं टू सेल्ड स्ट्रक्चर्स। और जो आपके मोस्टली एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स की बात करें ना, फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स को ही हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। इसी में तो हम पढ़ रहे हैं हम सारा कुछ। हमने पूरे चैप्टर का नाम भी पीछे क्या था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, और ऐसे ही हम कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म हो या फ्लावरिंग प्लांट्स हो, दोनों एक ही बात होती है। तो यह बात समझ पाए मेरी कुछ। आज हमने क्या पढ़ा है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर्स। तो ये डेवलप होते हैं पीएमसी से, यानी कि पोलन मदर सेल से, और ये रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को। और जनरली जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये भैया स्पेरिकल्स होते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर जो होता है इसकी 2 लेयर होती हैं। आउटर लेयर, आउटर साइड की कहोगी एग्जाइन कहलाती है, एग्जाइन, और जो कि इनर लेयर है उसको हम इंटाइन कहते हैं। अब ये बनी किससे होती है, जो एग्जाइन है यह बनी होती है स्पोरोपोलेनिन नाम के केमिकल से, जो कि वर्ल्ड का टफेस्ट या मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल, वैसा नहीं, ऑर्गेनिक मटेरियल है। और जो कि इंटाइन जो होती है आपकी, ये लेयर बनी होती है सेलुलोज प्लस पैक्टिन से। अब
क्या होता है इसकी डेवलपमेंट के बाद में, ये जो आपकी सेल है ये 2 भाग में डिवाइड हो जाती है पोलन ग्रेन्स जो है, और एक छोटी सेल बन जाती है और एक बड़ी सेल बन जाती है। छोटी सेल में एक न्यूक्लियस होता है और साथ ही साथ उसका साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होता है, और इस पार्ट को या इस छोटी सेल को हम क्या कहते हैं, जेनरेटिव सेल्स कहते हैं। जेनरेटिव सेल कहा जाता है क्योंकि यही सेल आगे जाके जर्मिनेशन में हेल्प करती है, जर्मिनेट करती है। वहीं जो दूसरी सेल बची है बड़ी होती है वो साइज़ में, और उसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है सिर्फ, और इसका मेन काम होता है कि जेनरेटिव सेल को अगर किसी तरह से इस सेल को ये सेल स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाती है या इसका पॉलिनेशन नहीं हो पाता है तो जर्मिनेटिव सेल को नरिशमेंट मिलता रहे, इसको फूड मिलता रहे, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं 2 सेल स्ट्रक्चर, जो कि बहुत कॉमन होता है आपके एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये बात बेटा आपको नोट करनी है। मैं आपको पिक और भेज रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आप भी इन बात को समझ के होंगे कि आपका पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब यहीं पे मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंस की, कि इंपॉर्टेंस क्या है आपके पोलन ग्रेन्स के। सबसे पहली बात तो भैया पोलन ग्रेन्स नहीं होगा तो पेड़ पौधों में रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो कोई दुनिया में जिंदा कोई नहीं रहेगा, वो तो एक अलग मैटर होगी बात। नंबर 2 बात इसकी जो याद रखनी है आपको, कि जो पोलन ग्रेन्स होता है ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, मेल गैमीट है कि नहीं है, मेल गैमीट्स है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करने के बाद के अलावा और क्या करता है, कि आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा पीछे कि इसमें बहुत सारा फूड मटेरियल होता है, यानी कि इसमें रिच न्यूट्रिशन होता है, नहीं होता है। तो जो आजकल कुछ अलग कंट्रीज़ में या हमारे यहाँ भी बहुत से जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं, ये अपनी बॉडी बनाने के लिए, ज़्यादा प्रोटीन वगैरह पाने के लिए पोलन ग्रेन्स को खाते हैं। उनके टैबलेट्स भी बनी आती हैं, कैप्सूल्स बने आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिच मटेरियल होता है, इसलिए या पोलन ग्रेन्स को टेक करते हैं, इनटेक करते हैं, ठीक है। और नंबर 3 बात, इसका एक इम्पोर्टेंस और है कि हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो -196 डिग्री सेल्सियस, समझ पा रहे मेरी बात को, -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। और प्रिजर्व करने से क्या होगा, हम इसको 10, 20, 50, 100 साल इसको रख लेंगे, और हमको कभी काम पड़ा इससे आगे तो हम इसको इससे निकाल के इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रिजर्वेशन को हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ये बात आप ध्यान रखेंगे बेटा। देखो आजकल क्या कोविड चल रहा है, और आपने देखा होगा अखबार में कि जो ऑक्सीजन लिक्विड है उसको लाने के लिए ज़रूरत है सरकार को क्रायो प्रिजर्वेशन ऑक्सीजन टैंकर्स की, जो कि ट्रक के पीछे लगे होते हैं टैंकर। तो उसमें क्या होता है, जो लिक्विड ऑक्सीजन है वहाँ पर हमें ज़रूरत क्या है, ऑक्सीजन की वहाँ पर आजकल जो चल रहा है, तो लिक्विड ऑक्सीजन को जो है इतने डिग्री सेल्सियस पर हमको क्रायो प्रिजर्व करके उसको एक जगह से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं आसानी से। तो वहीं मैं बात कर रहे हैं आपकी पोलन ग्रेन्स की। तो पोलन ग्रेन्स को अगर हमको प्रिजर्व करना है, सेफ रखना है, तो हम इसके लिए -196 डिग्री सेल्सियस पर इसको लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करके रखते हैं, जिससे कि हम इसको फर्दर फ्यूचर में कभी भी इसको यूज कर सकते हैं। तो बेटा मैं आपको पिक भेज रहा हूँ डायग्राम की, और इसकी आपको नोट्स बनाने हैं। पहले वीडियो समझना है, फिर जो पिक भेजी है उसको पढ़ के देखना, और इसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और हाँ, नोट्स बनाते चलो बेटा, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।